अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। किसका पहले खात्मा होगा, इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक दौर जारी है। एक जानिब हुकूमत अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाकर उसको सियासत से बाहर धक्का देने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत के काउंटडाउन के बुलंदो बाग दावे भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से सर उठा रहे हैं। एक जानिब हुकूमत का कहना है कि रियासत और PTI साथ नहीं चल सकते, तो दूसरी जानिब PTI अपने दफ्तर पर छापे और रहनुमा की गिरफ्तारी को हुकूमत की आखिरी सिस्कियाँ करार दे रही है। एक जानिब हुकूमत PTI को आर्टिकल 6 की धमकियां लगा रही है, तो दूसरी जानिब हवाओं का रुख बदलने और अपोजिशन को ठंडी हवा के झोंके महसूस हो रहे हैं। ऐसे में सियासी पंडित वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हालिया बयान के हुकूमत के 5 साल पूरी करेगी और अगर किसी ने हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की तो उससे आनी हाथों से निपटा जाएगा, जैसे बयान को मानी खेज करार दे रहे हैं। सियासी पंडितों का कहना है कि हुकूमत में आने के महज 4 माह बाद ऐसे बयान का आना यकीनन दाल में कुछ तो काला है। आज DG ISPR की जानिब से मुल्क भर में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात और उनकी सरकोबी के लिए भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। DG ISPR का कहना था कि सियासी माफिया की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासत की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि फौज दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने, उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मामला जो हैं वो क्या रुख इख्तियार करें, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स आई वुड से कि हुकूमत के अपने जो सीनियर वुज़रा हैं उनकी तरफ से भी आ रही है, जहाँ पर कभी कोई कहता है कि 10 दिन में कुछ होने वाला है और इस तरह की सो ऑन एंड सो फोर्थ बहुत सारी बातें, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोमन साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया अली आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं सेनेटर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 चीज़ें उसके अंदर थी। बन्नू इंसिडेंट, उसको लेकर एक तशवीश, उसका भी इजहार किया गया। अब बन्नू इंसिडेंट वैसे भी काबिल तशवीश है, उस पर इजहार होना भी चाहिए, लेकिन आपसे इशू और इंसिडेंट के ऊपर तो आप ज़रूर बात करें, लेकिन सिंस यू पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, KPK में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको नहीं लगता कि आपकी जमात की हुकूमत जो हुकूमत है पैराफिनली वो मिसिंग इन एक्शन था? वहाँ पे इतना कुछ हो गया, लोग 1 किलोमीटर दूर एक फायरिंग की वजह से डाइवर्ट हो गए कहीं और चले गए, हंगामा हो गया, अमन मार्च के नाम पे की जाने वाली मार्च में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, हुकूमती इंतज़ामिया कहीं नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले जो अमन मार्च होता है या किसी भी लिहाज से कोई मार्च करता है, चाहे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ करता है, चाहे वो हुकूमत के हक़ में करता है, चाहे वो किसी इशू के ऊपर करता है, मुझे समझ नहीं आती मैं उनको सिवाय तहफ़्फ़ुज़ के जो मेरी नज़र में हो उसके अलावा और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं उनको रोकूंगा नहीं, मैं उनको डिस्पर्स नहीं करूँगा, मैं उनको उनका राइट दूंगा जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं उनको वो दूंगा और मैं उनको फैसिलिटेट करूँगा एज ए हुकूमत। ये कह देना कि मैं उनको मैं उनको भगदड़ मच जाए या सिचुएशन क्रिएट हो जाए, भगदड़ मच जाए, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं जो जब भगदड़ मच जाए उन्होंने वो कंडीशन देखी हुई है। जब भगदड़ मच जाए तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, कोई किसी का नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स आ रही है कि जहां मार्च हुआ तो उससे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे कहीं से फायरिंग की आवाज आई और फिर वो देखिए ऐसा है ना, मैं उधर थी ना, आप उधर थे ना, DG ISPR साहब उधर थे ना, कोई थे उधर। एक हमारे एक्स सेनेटर जो अभी सेनेट से मुश्ताक साहब उधर थे, ही वॉज द पर्सन, और मेरी नज़र में ही इज़ क्वाइट ऑनरेबल पर्सन। वो ज़्यादातर वो मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्कोरिंग करने वालों में से नहीं है। उनकी ज़ुबानी हम सुन लेते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि उनके करीब ही हुआ है, जहाँ पे वो थे इन पर्सन प्रेजेंट थे वहाँ पे ये हुआ है। और उस जगह पे जो लोगों ने बताया, अच्छा वहाँ पे मुख्तलिफ, अगर आप लोगों के क्लिप्स देखें वो उस वक्त बता रहे हैं कि क्या हुआ है, उस वक्त दिखा रहे हैं कि क्या हुआ, और ये कोई 1 किलोमीटर दूर नहीं, उसी एरिया के बिल्कुल साथ भी हुआ है, फायर हुए जो है। किसने किया है, क्या किया, ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसको हल होना चाहिए, जिसको आप भी चाहते हैं, मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन तो होती ना सर कुछ बताने के लिए, आपने खुद ही कह दिया ना, मैं थी ना, देखिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां थी, लेकिन ये कह देना अभी फायरिंग हुई और मैं कह दूं कि जी ये तो डॉक्टर हुमायूं ने किया है या अली गौहर साहब ने किया, जस्ट बिकॉज ही इज इन PMLN, मैं कह दूं अली गौहर साहब ने किया, दैट इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। मैं ये कहूंगा कि यार देखो हुआ है, लेट्स फाइंड आउट द फैक्ट्स, लेट्स आस्क द पीपल जो उधर थे और अपनी उन चीजों को करके एक अनाउंसमेंट आई है, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई, देखिए अनाउंसमेंट आती है, अनाउंसमेंट के अगले मिनट में चीज नहीं स्टार्ट होती, उसके एक प्रोसीजर होता है, उस चीज को लेकर आप स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए अगर मैं प्री डिटरमाइंड माइंड से हूं कि मैंने अली गौहर को मैंने फ्रेम करना ही करना है, तो फिर मैं उसको वन वे और अनदर वे आई विल गो अराउंड अली गौहर। आप लोगों की कोर्ट में ना सर, हुकूमत जाए एक इनिशियल रिपोर्ट, मैं आज हुकूमत में बैठ के कह सकता हूं ये PMLN ने किया है, मैं आज बैठ के कह सकता हूं ये पीपल्स पार्टी ने किया है, मैं आज बैठ के कह सकता हूं ये फलाने ने किया है, मैं कह सकता हूं उधर, लेकिन व्हाट
सही तरीका ये होगा, मैं किसी को पिन पॉइंट करने से पहले मैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस करूंगा, अपने हकायक को दुरुस्त करूंगा। हो सकता है मैं समझता हूं कि ये पीएमएलएन ने किया और वो पीएमएल ना हो, कोई और हो सकता है ये हो कि मैं समझता हूं कि टू गो विद एन अनबायस्ड, वो करूंगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो मैं इसके अंदर जिसको मैं मरकजी किरदार बनाऊंगा, जो लीडिंग पर्सन है और वहां पे तकरीर और सब, मैं सेनेटर साहब को लेकर, मुश्ताक साहब को लेकर, मैं उससे अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूंगा। जो एक रिस्पांसिबल, एग्जैक्टली दैट इज हाउ आई विल डू। बात हुई अली साहब, कंसर्न या एक तशवीश का इजहार बन्नू में जो कुछ हुआ उसको लेकर किया गया, मेरे ख्याल है हम सबको ही तशवीश है वहाँ पर, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। दूसरा तशवीश का इजहार जो किया गया, जो कि हमें एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू बन गया हमारे मुल्क के अंदर, वो 9 मई था। यही कहा गया दोबारा से, और इस पर मेरी पहले आपसे भी बल्कि अपने शोज पर बात हो चुकी है कि क्यों आज तक 1 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया है, हम लोग किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुँच नहीं पा रहे 9 मई को लेकर। इल्ज़ाम तराशियाँ ज़रूर हैं, लोगों को पकड़ा हुआ भी ज़रूर है, लेकिन आज तक भी कौन मरकजी किरदार था जो था साबित होकर सजा नहीं होती, वही गिला फिर किया आज डीजीआईएसपीआर ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी बात की और डॉक्टर साहब ने, सेनेटर साहब ने भी बात की है जी। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है, जहाँ तक कि बन्नू का वाक़या है, दायरे के एक अफसोसनाक वाक़या है, और ये तो बात बड़ी क्लियर है कि बन्नू में जो है वो सेनेटर साहब की पार्टी की गवर्नमेंट है। जिस तरह से कि ये खुद कह रहे हैं कि किसी भी मार्च को, जिस तरह के जो मुल्की हालात चल रहे हैं, खास तौर पर केपीके में जिस तरह से दहशतगर्दी के हालात चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा फेलियर एज यूजुअल जो है वो इनकी गवर्नमेंट का है कि उन्होंने उस मार्च को के लिए वो सिक्योरिटी क्यों ना डिप्यूट की कि जहां पर ये इस तरह के नाखुशगवार वाकया पेश ना आता, और अगर वाकया पेश आ गया तो उस पर अगर सिक्योरिटी के लोग प्रॉपर होते और कसीर तादाद में होते तो वो फौरी तौर पर उस पर कोई रिएक्शन करते या कोई उसका सद्देबाब नहीं। उसका जवाब दे नहीं दिया डॉक्टर साहब ने। वो कहते हैं जी हम तो उनको जगह प्रोवाइड कर सकते थे, प्रोवाइड कर दी। जब भगदड़ मच जाती है तो उसके बाद क्या हो सकता है, एक हद से ज्यादा नहीं। हाँ। उनका सिर्फ जगह प्रोवाइड करना नहीं होता, गवर्नमेंट का काम उस रैली या उस जलसे की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी होता है। खास तौर पर जब मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर है, खास तौर पर जब केपीके में एक दहशतगर्दी की लहर है। लेकिन अफसोसनाक सूरत ये है कि सेनेटर साहब की पार्टी के लोग तो हमेशा लाशों पर सियासत करते हैं और चीजों को, हर चीज को जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाकया है और मैं तो समझता हूँ कि इसकी भारी जिम्मेदारी जो है वो इनकी केपीके गवर्नमेंट पर आयद होती है कि उनके सिक्योरिटी के फुल प्रूफ नहीं थे। बिल्कुल ये सवाल पूछूंगी, लेकिन आपने जो कहा ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग, यही सवाल मैंने जो शुरू में किया था कि ये इल्जाम आप लोगों पर भी लग रहा है कि 9 मई को आप लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि अगर तो 9 मई का वाकया नहीं हुआ और 9 मई को शोहदा के जो मुजस्मे उनको नहीं जलाया गया, अगर 9 मई को कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई गई, अगर 9 मई को जो है वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग नहीं लगाई गई, अगर एमएम आलम के जहाज नहीं जलाए गए, अगर एमएम आलम के जहाज नहीं जलाए गए, तो मुझे तो एज अ जर्नलिस्ट आप पे भी अफसोस है कि आप भी उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह रही हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो इतना घनौना जुर्म हुआ है उन लोगों की बातों पर कैसे यकीन किया जाए कि नहीं सर, ये मैंने और आपने अदालत बनकर कैसे फैसला कर लिया कि वो सेंटर हुमायूं मोहम्मद ही थे जिन्होंने किया है? ये तो किसी को डिसाइड करना देना जी। नहीं, वो चीजें कुछ देखे ना, कुछ ओपन एंड शट केस है, अदालतों ने अपना काम करना, लेकिन कुछ चीजें नजर भी आ रही है कि ये करने वाले कौन थे, भेजने वाले कौन थे, कराने वाले कौन थे, मास्टरमाइंड कौन थे, सहूलतकार कौन थे, ऑडियो वीडियोस किन की आ रही थी, कौन पीछे से हदायत दे रहा था। यहाँ पर सूरत सिर्फ ये है कि जो हमारे वो इदारे जिन्होंने इनकी सजा का तयन करना था, वहां 8-8 मिनट में 8-8 बेल्स मिल रही हैं, जमानतें मिल रही हैं, वहां पर स्टे ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि इनकी हेयरिंग आगे ना चल सके। ठीक है। जब उन इदारों के जरिए सहूलतकारी होगी तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात तो रियासत को होंगे, जब रियासत को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और उन मुजरमान की सहूलतकारी होगी तो फिर ये वाकयात बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो सहूलतकारी वाली आप बात कर रहे हैं ना अली साहब, ये तो बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है आजकल बात करने के लिए। मैं आपकी जानिब आती हूँ। अगर ये जो अभी आपने बात की, इसका मुख्तसर से पहले जवाब ले लूँ। सिक्योरिटी फेलियर, ये मेरा वाला सवाल ही है, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं, डीजीआईएसपीआर ने भी कहीं ना कहीं यही इंप्लाई किया कि सिक्योरिटी जगह देना बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी थी, हुकूमत की जिम्मेदारी थी, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी जिम्मेदारी थी। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को मानूंगा
अगर मुझे हमारे इदारों ने, मुझे चूँकि मालूम नहीं है इन डेप्थ, मुझे डिटेल्स का नहीं पता, सो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। अगर मुझे एक ये बताया गया था कि यार ये यहाँ पे ये ख़तरात हैं, एक है जनरल है पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, हाँ आप अपनी एक जनरल प्रोटेक्शन करो, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक थ्रेट है, वो स्पेसिफिक थ्रेट के स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं। सब मुहर्रम में तो वैसे ही सेंसिटिविटी हाई होती है, उसका ख्याल करना चाहिए था। देखिए अपनी जगह सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वहाँ के स्पेसिफिक थ्रेट टू दैट कांग्रीगेशन नहीं थी तो मैं एक जनरल मेजर्स लूंगा, मैं स्पेसिफिक मेजर्स नहीं लूंगा, या मैं उनको। So you are admitting कि वहाँ पे उतनी सिक्योरिटी नहीं थी। देखिए ना मुझे उस लिहाज से सिक्योरिटी उनको दूंगा कि जिस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वहाँ पे थ्रेट अलर्ट है। आपको बाज़ दफ़ा होता है कि जैसे ये कहते हैं कि जी 6 जुलाई को आप लोग जलसा ना करो क्योंकि मुहर्रम की वजह से और फलाना वो है, तो उन्होंने हमारा दिया हुआ चीज़ वापस कर दिया। ठीक है, मान लेता हूँ, चलो फॉर द टाइम बिंग मान लेता हूँ, मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि ये क्या, हालांकि मुझे पता है कि एंड में वजह क्या थी, तो वो इन लोगों ने कर दिया कि उस लिहाज से। अब उसमें अगर कोई स्पेसिफिक थ्रेट थी, यस, अगर स्पेसिफिक थ्रेट नहीं थी मैं तो उतना ही किया हो सकता था, जितना जो कर सकता था मैं वो किया है। लेकिन ये याद रखिए मैंने बैलेंस करना होता है, मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है और जो मेरे फ़राइज़ है प्रोटेक्शन, मैं कितना कहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं उस लिहाज से बैलेंस करके चलूँगा। एक चीज़, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, देखिए मेरी नज़र में इससे बड़ी जहालत कोई नहीं होती कि अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूं और वहां पे एक क्राइम हो जाए, या आप खड़ी हैं और वहां पे क्राइम हो जाए और मैं ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लूं कि यू आर द कल्प्रिट। यस, यू बिकम द लास्ट पर्सन सीन ऑन दैट क्राइम, बट दैट डजंट मीन यू, बट यू आर। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि मैं आपका पता करूं, अच्छा ये आग किसने जलाई है, मैं देखता हूं कि यार वो थी, नहीं वो नहीं थी, तो फिर वो करते गए। अब रोना किस बात का है? रोना इस बात का है कि आपके खिलाफ जो 15 मैंने FIR कटवाई थी, वो 15 FIR झूठी थी तो खत्म हो गई। अच्छा, एक सेकंड, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये जो इंसिडेंट है उसमें सिक्योरिटी वगैरह मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया। अब ये जो बात है अभी अली साहब भी करते हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। असद कैसर साहब ने फौरन से कह दिया जी ये इंसिडेंट जो है इसको तो PTI को बैन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी कोई बात नहीं हुई, आप लोगों ने वाकई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो शुरू कर दी। अब आज DGI ISPR साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है इस मुल्क के अंदर। आप लोगों की एक सीनियर लीडर जो है उनको अरेस्ट भी किया गया है आज, और कहा जा रहा है कि वो कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, वो भी एक कनेक्शन है जो जोड़ा जा रहा है। मैं आज के आप प्रोग्राम में बात करके जाऊंगा, आप इसको सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगी। अब मैं जो बात करूंगा वो सोशल मीडिया पे कोई उसको पिक करके उसका हेडलाइन बना के कर देगा ये दहशतगर्दी है। देखिए नहीं, इदारे को मलाइन करना, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कैंपेन की सूरत में कुछ करना। दो चीजें। मेरा एक है, फर्ज करो मैं मड रेसलिंग करता हूं, ठीक है, अब मड रेसलिंग में आप बीच में आ जाती हैं, आपने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, आप आ जाती हैं, आपके ऊपर कीचड़ गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। सोशल मीडिया पर तो वो मड रेसलिंग में नहीं आते ना, they don't even have a presence, proper presence। सुन my point of view is that politics is like mud wrestling। Okay, आप politics कह रहे हैं। Do you understand what I'm saying? Should I say more? No, ठीक है। Good। अकलमंद है ना, समझ गए। बस ये, लेकिन उसको थोड़ी तस्हीह कर लेते हैं ना, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज लाइक मड रेसलिंग, और उसका नहीं होता है हमारा। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स जनरली इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव थिंग, और इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर बाज लोग हर जगह पूरी दुनिया में बाज लोग इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी लेकर चलते हैं। मजीद बात करेंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं। लेकिन वही बात है कि जब हम बात करते हैं ना कि लगता है कि एक कैंपेन है ऑर्गेनाइज्ड, वहां पर सवालात उठते हैं। 1971 से मवाजना करेंगे, आज 2024 में बैठकर तो सवाल उठेंगे। इस बात करते हुए इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करते हैं असद कैसर साहब की स्टेटमेंट पे मैंने सेंटर साहब से कमेंट लिया था। अली साहब, ये एक इंप्रेशन अब बनता जा रहा है कि सुप्रीम के बाद ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो कुछ बन पा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के लिए कर रही है। ये एक तासुर जा रहा है। आर्टिकल 6 की अनाउंसमेंट 3 लोगों के ऊपर लगेगा PTI के, वो बाद में आई। पार्टी को बैन किया जाएगा, वो अनाउंसमेंट हमने देखा बाद में आई। बनू का इंसिडेंट हुआ, असद कैसर कहते हैं कि जी अब सारा ट्विस्ट किया जा रहा है, हम पर जो बैन है उसको मजबूत करने के लिए। फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हमने देखी कि हुई। आज भी रऊफ हसन साहब जो है उनको अरेस्ट किया गया PTI सेक्रेटेरिएट से।
क्यों ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अब वो जो है वो डू और डाई पे आ गई है कि बस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कॉर्नर करना है चाहे कुछ भी हो जाए? देखिए, एक तो बड़ी क्लियर बात है कि जो बन्नू वाला वाक़या है वो जाहिर है कि अभी जो सेंटर साहब ने बात की है उससे भी साफ पता चलता है कि इनकी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी लैब है और जाहिर है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में जो है वो नाकाम रहे। जहाँ पर वफाक की एजेंसीज हैं वहाँ पर सूबों की भी अपनी एजेंसीज होती हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं और ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में सूबाई हुकूमतों का क्या काम है कि देखें ना, मुहर्रम के महीने में चाहे पुरअमन मार्च ही है, एक हजूम को डिसाइड तो उस डीसी ने करना होता है और उसकी ज़िले इंतजामिया ने करना होता है कि आप लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इवेंट की इजाजत देते हैं या नहीं देते। आप कह रहे नहीं देनी चाहिए थी इजाजत मुहर्रम में? मुहर्रम के दिनों में खास तौर पर सेंसिटिव डेज हैं और पूरे सूबे में एक खास दहशतगर्दी की लहर भी है, तो उस लिहाज से मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा, मुझे इजाजत अगर दे दे फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। सर, आपको एहसास है इस बात का कि ट्विन सिटीज कितने दिन ब्लॉक्ड रही है, यहाँ पर एक धरना बैठा रहा है और आप फेलियर की बात कर रहे हैं? ये फेलियर नहीं है कि उन्होंने इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझी, वो आए, वो आके बैठ गए, आप उनका कुछ नहीं कर सके, आपने उनसे मुज़ाकरात किए आखिर में और उनको जाने का कहा। मुहर्रम तो तब भी था सर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन वो तो एक जबरदस्ती का धरना था जिनको बातचीत के साथ डिस्पर्स किया गया और उनको उधर से उनको उठाया गया, लेकिन जितनी देर वो बैठे रहे उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई ताकि कोई खुदा न खास्ता वहां पर कोई इस किस्म का इंसिडेंट ना हो जाए। तो ये चीजों में बड़ा फर्क होता है। एक वो चीज है कि आपसे इजाजत मांगी जा रही है, आपके कहने के मतलब है कि आपके नोटिस में एक इवेंट है, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अमन मार्च जरूर करें। वैसे अली साहब, आपको पता है ना, आप इनको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, आप लोग इनको जलसों की इजाजत नहीं देते। कल को ये कहेंगे हम भी जबरदस्ती जलसा कर लेंगे, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं कहना, जबरदस्ती की मतलब कोई जलसा कोई रैली अलाउड है नहीं, उसकी कार्रवाई होती है, जो भी उसके करेंगे। टीएलपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोगों ने? तो मुज़ाकरात देखिए ना, टीएलपी ये वो जमात है जिसके ऊपर इन्होंने अपने दौर में पाबंदी लगाई थी एज अ पार्टी। ये वो पार्टी है जिसके ऊपर इन्होंने बराह रास्त गोलियां बरसाई थी और काफी लोग शहीद हो गए थे। ये और लाहौर शहर के अंदर ये सारी क़यामत सुगरा बर्पा हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि जब भी इनकी गवर्नमेंट रही है, जैसा कि मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि ये लाशों के ऊपर सियासत करना मुनासिब बात नहीं है और खास तौर पर जो 9 मई के वाकयात हैं, फिर आपने ये भी देखा कि जो अदालती अहकामात थे, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लोग जो थे जब तामील करवाने के लिए जाते थे तो वो उस वक्त बानू पीटीआई के घर से पेट्रोल बम उनके ऊपर फेंके जाते थे, पुलिस की गाड़ियों में उठा के नहरों में। बात तो कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं ना। देखिए, ये तो जो बात आप कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू से कि कोई जमात या कोई जत्था आकर ब्लैकमेल करे गवर्नमेंट को तो मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। आपने इसी टीएलपी के साथ पहले भी मुज़ाकरात किए हैं, अभी फिर मुज़ाकरात किए, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आए और आके कहे हमें जलसा करने दे तो आप फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस उनको उनका पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट नहीं देते। उसकी रीजन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब भी इन्होंने पुरअमन एहतजाज की बात की है उसके पीछे इंतशार ही फैलाया, एक नहीं कई वाक़या। ये बात तो पुरअमन की करते हैं। आपको याद होगा वो वाक़या कि जब इन्होंने इस्लामाबाद में एक दफा प्रोटेस्ट का और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने अंडरटेकिंग दी कि हम रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, उस वक्त भी इन्होंने इस्लामाबाद के जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनमें आग भी लगाई और रेड जोन के अंदर भी दाखिल हुए, क्योंकि ये उस वक्त भी चाहते थे कि सर टीएलपी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही है माजूद के साथ। अगर आपने अगर ये कंपैरिजन करना, लेकिन आपकी बात से क्या मतलब अखज़ कर लिया जाए कि आशूरा के बाद भी इनको जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी? देखिए, बात ये है कि अगर तो इनका रिकॉर्ड ये है कि ये मुल्क में आग लगाने की सियासत करते हैं, ये पुरअमन जलसों के नाम के ऊपर मुल्क के अंदर एक क़यामत सुरगा बर्पा करते हैं और ख़ास तौर पर मुल्क का अमन तबाह करते हैं, तो फिर जाहिर है सोचना तो पड़ेगा ना, ट्रैक रिकॉर्ड तो देखना पड़ता है। जिस तरह से मुझे ये बताया है कि अभी जिस डिजिटल दहशतगर्दी की बात हो रही है, आप कई साल पुराने वाक़यात को मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ के कंपैरिजन बनाते हैं और इदारों के ऊपर हमला होते हैं। ये जो भी आपने टीएलपी वाला सारा जो कंपैरिजन किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सेंटर साहब से कमेंट ले लूं, आपने रऊफ हसन साहब के अरेस्ट पे कमेंट नहीं किया, मैं दोबारा आती हूं उस सवाल के साथ आपकी जानिब। सर, ये जो सर बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुरअमन तरीके से भले बगैर इजाजत के आके बैठ जाए और उससे बातचीत करें, वो समझ जाए और घर चला जाए तो उसको तो इजाजत मिल सकती है, लेकिन आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। आप लोग सड़कों पे निकलते हैं, आप ग्रीन बेल्ट्स पे आग लगाते हैं। इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये लोग जब कहते हैं ना कि लाशों की सियासत करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग मॉडल टाउन वाले वाक़े की कोई इंक्वायरी ना मांगे, क्योंकि उसमें जो पॉइंट ब्लैंक लोगों को मारा गया था वो लाशों पे सियासत है। वो
सवाल नहीं है, वो सियासत है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना आपकी तरह एक ही दिन में पैदा नहीं हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 से स्ट्रगल करनी शुरू की है और करते 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 हमने बहुत सारे वो किए। बहुत पुरानी है, कोई पुरानी नहीं है। 1985 से पहले इनकी कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है। 1985 से पहले कोई नहीं बन गया। हाँ, उन्होंने अपने ही 2 प्राइम मिनिस्टर्स को निकलवा के उनकी जगह आए हैं। अपने ही लोगों को निकलवा के। आज तक 9 प्राइम मिनिस्टर्स को या 8 प्राइम मिनिस्टर को निकलवाने में मियां नवाज शरीफ साहब का हाथ है। ठीक है, और दैट इज हाउ ही हैज बीन देयर। अब ये जब कहते हैं कि वो नहीं है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये बात करते हैं उस वाक़े की कि जो 25 मई के बाद और उसके आसपास का था, जिसमें हम लोग ये ब्लू एरिया में आए हुए थे। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा एक मिनट बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए, हम एज पॉलिटिकल रैलीज में या पॉलिटिकल उसमें आप हमेशा आपका काम होता है कि आप अपनी बाउंड्रीज पुश करते हैं। वो हमेशा करते हैं, हर एक करता है, ये भी करता है। आपके कारकुनान पुश करे तो बंदा कह सकता है, कारकुनान इमरान खान साहब की लीडरशिप में आए यहाँ तक आए, हर एक करता है। लीडरशिप भी करती है, कारकुनान और लीडरशिप हर एक करती है। वो अपने हमेशा करते हैं। दिस इज वेरी नॉर्मल, कोई इसमें कोई वो नहीं है, वो करते होते। अच्छा, मैं आपको वो वाकया बताता हूँ जब मैं उधर था, ये जो रेड जोन पे था, हम वहाँ खड़े थे। आपको पता है, एक बख्तरबंद गाड़ी पुलिस की, वो एक साइड से निकलती थी स्पीड पे जाके, वहाँ पे लिटरली किसी बंदे के लिए वो आहिस्ता नहीं होती थी, और कोई गाड़ी खड़ी होती थी उसको टक्कर मार के गुजरती थी वहाँ से। वो जो जिस आग का ये जिक्र करें, कि वो मिसमैनेज इंतजामिया की तरफ से हुआ। वो इंतजामिया ही कर रही थी। वो आग क्यों होती थी, मैं आपको बात बताता हूँ। अच्छा, एक मिनट, उन्होंने टीएलपी को बैठने नहीं दिया, इन्होंने टीएलपी को दावत दी थी। तो कैसे, ये देखें ना, ये तो एलिगेशन नहीं, एलिगेशन नहीं है। देखिए, अगर ये दावत ना दी होती तो आपका क्या मतलब, पूरे पंजाब से गुजर कर इधर आ गए। जैसे वो 2014 वाला पहला वाला जो था, क्या 16-17 वाला था, उसमें जब आया था वो भी उधर से पंजाब से गुजर कर आ गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत टोटल नाअहल थी। ये सुप्रीम कोर्ट, मेरे अल्फाज नहीं है। ब्रेक मुझे एक कमेंट और भी लेना है, लेकिन एक कमेंट कर दे। आप मुझे ये बता दें कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये जो भी बात करते हैं, आप लोगों ने भी टीएलपी को बैन किया अपने दौर हुकूमत। देखिए, हमने बिल्कुल आज एहतजाज करें, हमें क्यों बैन कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, 2 चीजें हैं। आपने बैन करना है, आप बैन करो। आप बताओ कि क्या क्या चीजें हुई हैं, आप बैन करो। हमने आपको रोका तो नहीं है, आप बैन करो ना, आप करो बैन। कर लेंगे सर, लगे हुए देखिए ना, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बिल्कुल ही जमीन बोझ करना चाहती है, मतलब दे हैव गॉन टू द एबिस, मतलब जितनी पस्ती में कोई जा सकता है, अभी सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि और कितनी पस्ती रह गई है। अगर उधर भी जाना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। चले, मुझे रऊफ हसन साहब के अरेस्ट पे कमेंट लेना था, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने कहा था, अली साहब आपसे सवाल पहले भी किया था, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं सके। रऊफ हसन साहब का सर आज अरेस्ट हुआ है, इसके पहले भी कोई 2-3 नाम पंजाब से भी आ रहे हैं जो अरेस्ट हुए हैं, फिर वही छापों का सिलसिला नज़र में आता है। आप लोगों ने इन प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया है, इनकी पार्टी को भी बैन करना है, इनके लीडर पर आर्टिकल 6 भी लगाना है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ क्यों हो रही हैं? रऊफ हसन साहब ने अभी ऐसा क्या किया कि उनको अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़ गई? नहीं, देखिए, बात असल में ये है कि आर्टिकल 6 वाली बात तो बड़ी क्लियर है, वो तो किसी ढकी छुपी हुई नहीं है ना, वो आर्टिकल 6 तो बनता है ऊपर। अच्छा। और वो इंशाल्लाह वो जो कुछ भी होगा वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। और जाहिर है कि रऊफ हसन साहब हो या कोई भी हो, अगर जब एजेंसीज के पास रिकॉर्ड होगा, जब लॉ एनफोर्समेंट जो हमारे इदारे हैं, जब वो ये देखते हैं कि कोई एक्टिविटीज इस तरह से हो रही है कि मुल्क में इंतशार फैलाने की तैयारियां हो रही हैं, अब हमारा मुल्क बार बार 9 मई के वाकयात का तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नहीं, तो रऊफ हसन साहब आप ये कह रहे हैं कि वो स्पेसिफिकली खुद इन्वॉल्व थे ऐसी किसी चीज की प्लानिंग में? ऑब्वियसली ये आपको कुछ दिनों में चीजें सामने आ जाएंगी ना, आप पता चल जाएगा। जाहिर है कि जो इनके ऊपर मुकदमा बनेगा, उसके जो हकायक होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स है, दायरे हम अब दोबारा किस तरह से पाकिस्तान के इदारों को आग लगवा। सर, उमर यूब साहब ने तो अरेस्ट का कोई और ही मकसद बताया है। वो ये कह रहे हैं कि अरेस्ट का मकसद बड़ा सादा है, लोगों के एफिडेविट्स जो हल्फनामे पड़े थे वो निकालने थे पीटीआई सेक्रेटेरिएट से।
जाहिर है ये ऑब्वियसली अपनी मर्जी से मतलब है कि वो उसका ट्रांसलेट करते हैं, वो मतलब हमारी पार्टी के या गवर्नमेंट के तो तर्जुमान नहीं है। इनका तो काम ही इल्जामात लगाना है और वो बात को घुमाकर ये भी कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात को हमने किया भी कुछ नहीं है, उसको भी कहते हैं ये भी कहते हैं कि एक आर्टिकल 6 का मुतालबा आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगाएंगे, एक आर्टिकल 6 का मुतालबा ये लोग भी कर रहे हैं, ये कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, 90 रोज के अंदर आइन में लिखा है इलेक्शन होना चाहिए, उन्होंने नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे उन्होंने नहीं माने। अगर तो वो सीट्स वाले मामले में पेशावर हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने के उसी इलेक्शन कमीशन के फैसले को एंडोर्स किया था, उन पर भी ये आर्टिकल 6 लगवाना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पर भी लगा दें। और बाकी ये है कि इलेक्शन कमीशन और वो इदारे, वो खुद मैं इलेक्शन कमीशन किसी का तो तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है ये इनकी दहलीत है कि ये इदारों को ब्लैकमेल करते हैं, चढ़ाइयाँ करते हैं। जब इनका दौरे हुकूमत था उस वक्त भी इनके वुज़रा लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को गालियां नहीं, लेकिन सर आइन में नहीं लिखा कि 90 रोज में इलेक्शन होना चाहिए, असेंबली अगर तहलील हो जाए उसके बाद, लिखा तो है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने तो उन ऑर्डर को ओबे किया, जाहिर है वो पूरी असेंबली का फैसला था और उस हालात में इवन काबीना ने भी जो फंड थे वो कर दिए थे, एलोकेशन कर दी थी, वो खास हालात के तहत डिले हुए थे इलेक्शन, लेकिन उन इलेक्शंस को भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इनको उससे पहले भी इलेक्शन ये कहते थे ना कबल अज़ वक्त, मुझे याद है उस वक्त भी हमारी हुकूमत ने ऑफर की थी इनको कबल अज़ वक्त इलेक्शन की, लेकिन उस वक्त जो बानी पीटीआई थे वही चूंकि सियासत चिपकाना चाहते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट की एक तहरीक का ऐलान कर दिया। हालांकि जो इनके लोग थे आजकल तो इनकी पार्टी में नहीं है, लेकिन जो अटल था, प्रोटेस्ट करना इतना बड़ा जुर्म कैसे है? प्रोटेस्ट तो आपकी लीडरशिप नहीं करती रही, मियां साहब लॉन्ग मार्चेस नहीं करते रहे, नहीं लाते रहे। मरियम नवाज साहिबा ने ईसीबी के बाहर खुद प्रोटेस्ट किया हुआ है, कॉल दी थी उसकी, वो खुद गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप लोग अपनी पीडीएम की हुकूमत में मौलाना की सरबराही में गए प्रोटेस्ट करने। प्रोटेस्ट करना जुर्म कब से हो गया? बिल्कुल आपने ठीक है, जब हम प्रोटेस्ट करते थे, हम कराची से शुरू हुए, इस्लामाबाद तक पहुंचे, दीगर पीटीएम की पार्टी थी, पूरे पाकिस्तान में जलसे भी हुए, एहतजाज भी हुए, लेकिन आज तक एक गमला भी नहीं टूटा। इन्होंने तो जब भी प्रोटेस्ट किया है, मुल्क के इदारों को जलाया है, आग लगाई है, लाशें गिराई हैं और पाकिस्तान में एक इंतशार बर्पा की है, वो किसी ने ढका छुपा। अच्छा, मेरे पास क्योंकि वक्त थोड़ा महदूद है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट्स को थोड़ा सा अगर लिमिटेड हम रखें। एक इन्होंने हवाला दिया था, मैं एक बात ऐड करूंगा, एक इन्होंने हवाला दिया था कि वो जो वाकया मॉडल टाउन वाला था, तो मॉडल टाउन वाला वाकया जरूर हुआ था, उस पर सियासत इन्होंने की थी। एक साहिवाल में भी वाकया हुआ था जब एक खानदान और मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियों से चलने कर दिया गया था, उस पर भी इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए कि वो। लेकिन सर चले इसको ऐसे तो कह देते हैं ना कि मॉडल टाउन भी गलत हुआ था, अगर साहिवाल गलत हुआ था, हम रोड मेकर राइट ना, मैं उनसे उनका सवाल पूछ लूं। वो एक अफसोसनाक वाकया था, लेकिन जाहिर है कि कोई उसका मकसद को वो गवर्नमेंट ने फायरिंग नहीं की थी, वो एक वाकया हुआ, उसकी फिर जुडिशियल इंक्वायरी हुई सर उस पे एग्जैक्टली और क्या कहा गया, मेरे ख्याल है मेरे पास वक्त होता मैं आपको रिमाइंड करा देती। मैं फिर उसके बाद इनकी गवर्नमेंट आई, वो जुडिशियल इंक्वायरी हुई, वो सारी बातें क्लियर हुई थी, उसके बाद इनकी गवर्नमेंट भी रही। ये कर लेते हैं ना कि अगर उसमें कोई जुम्मेदारान थे, कुछ क्लियर नहीं हुआ। अच्छा चलिए, मुझे इजाजत दें क्योंकि मैं जरा आज के सर 1-2 इश्यूज रह गए हैं, प्रेजेंट डे के 2-3 इश्यूज रह गए हैं, जरूर बात करना चाहती हूँ उस पर। जी रऊफ हसन साहब वो कहते हैं जी 2-3 दिन में पता लग जाएगा आपको, फिर 9 मई की तरह की चीजें आप लोग प्लान करेंगे तो फिर उठाए तो जाएंगे। देखिए वो कहते हैं कि इंसान को इतना ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए कि खुद बन गए एक झूठ की सूरत। देखिए अगर रऊफ हसन साहब की बात करते हैं ना कि वो सामने आ जाएगा, लेकिन अगर हमारे वो 40 एफिडेविट जो हमारे पास जमा हुए थे, जो हमने डिक्लेयर किए थे, अगर आज वो मिसिंग है, तो फिर उसका क्या होगा? उमर अयूब साहब ने कहा है कि मकसद वो था, ये नहीं बताया कि अभी वो मिले हैं कि नहीं है। मकसद ही अगर उनको करना होता तो फिर अंदर जाके चीजें उठाने की क्या जरूरत थी, चीजें तहवील में लेने की क्या जरूरत थी? क्या उनके पास कोई इस किस्म की कोई चीज शहादत थी? देखिए जब हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं ना, हम क्यों बात करते हैं? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, उसमें चारों जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसके बगैर उसके अंदर कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। वो डिसीजन होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी। आर्टिकल 220, 224 उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई थी। अच्छा, आर्टिकल 220 में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना होता है,
उन्होंने भी वायलेशन की। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन मई 14 का 2022 का कि वो होना चाहिए 23 का, सॉरी, वो होना चाहिए, वो इन लोगों ने नहीं किया, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 60 अभी रिसेंटली सेनेट के इलेक्शन, आई थिंक आज रेफरेंस करा भी दिया है। मैं बता रहा हूं ना, हम तो जो बात कर रहे हैं ना, हम तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, अगर इन्होंने कुछ करना जरूर करे, लेकिन देखिए बेसिकली ये जो बात करना चाह रहे हैं ना, मैं आपको बता देता हूं ये हो गया इस तरह है कि एक नाअहल इंसान, एक ऐसा इंसान जो कि जिसके अंदर मेरिट नहीं है, वो एक रेस में खड़ा हो गया है। अब उसके साथ दूसरा बंदा जो है ना, वो बोल्ट की तरह के बहुत तेज भागता है। हाँ। अब इनकी कोशिश है, ओहो इसके होते तो हम जीत नहीं सकते, तो इन्होंने उन विलन की तरह उस बंदे को कहीं ना कहीं इधर उधर कर, लेकिन ये याद रखें, लेकिन ये याद रखें, मेरिट को ये रोक नहीं सकते, जितना हम लोगों ने इनसे है ही है। और या कोई एक बात बता देता हूं, इंशाल्लाह ताला, आखिरी वाला, इंशाल्लाह ताला ये इन लोगों की पॉलिटिकल जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। अच्छा अली, आप कह रहे हैं ना कि इदारों को टारगेट करते हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से अभी आपने बात की, ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा। इदारों को सर आप लोग छोड़ते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने एक फैसला आप लोगों के खिलाफ आया, जज साहिबान की बेगमात के बारे में जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा, मुझे एज अ खातून बड़ा अफसोस है। मरियम नवाज साहिबा डायरेक्टली जजेस की ज़मीर और वो कैसे बिके हुए हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रही हैं। टारगेट तो आप भी करते हैं ना सर? नहीं, देखें, जब कोई फैसला आ जाए तो उसके ऊपर तबसरा किया जा सकता है। इसमें नहीं, जज साहब की बेगमात पे फैसला नहीं है। आइन को दोबारा लिखा गया है, ये बड़ी क्लियर फैसले में तबसरा करें, दोबारा, और एक बार नहीं कई बार लिखा गया है। हाँ। उससे पहले जब 25 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस वक्त भी आइन दोबारा लिखा गया था। यानी जहां से आपके खिलाफ फैसला आता है आइन दोबारा लिखा जाता है? नहीं, आइन सामने है, आइन साहब के सामने है, कोई आइन किसी ढका छुपा नहीं। सर अब ये बहस लंबी हो जाएगी। मुझे एक बार बता दें, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1988 से लेके कब किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं की। आप आइन में किसी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से औरतों को, आज भी 70 औरतों को इन लोगों ने किया हुआ है, हद से बेशाब है। उनके बच्चे, मरियम साहब ने वैसे बड़ी गुफ्तगू की है, बट अब खत्म हो गया। इनका ये दहशतगर्दों का जत्था है कि पूरा पाकिस्तान। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, मैं जरूर बात करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, आपके वक्त के लिए। सेंटर हुमायूं मोहम्मद, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।